हेलो नमस्कार राम राम और सलाम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य स्टडीज पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th क्लास के सिविक्स का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी देश में सोशल डाइवर्सिटी होना कोई भी गलत बात नहीं होती, लेकिन ये पॉलिटिक्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप से जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर एंड पॉलिटिक्स यह एक टाइप का हायरार्किकल सोशल डिवीजन है जो पूरी दुनिया भर में हर जगह देखा जा सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। जेंडर डिवीजन को बेसिकली अनचेंज एंड बायोलॉजिकल माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जेंडर एक टाइप का स्टेरियोटाइप है जो हमारे समाज के द्वारा बनाया गया है, जिसके आधार पर लोगों को काम बांट दिए जाते हैं। जैसे जैसे बॉयज और गर्ल्स बड़े होने लगते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि महिलाओं का काम सिर्फ घर में झाड़ू, बर्तन, साफ सफाई और बच्चों की देखभाल करना होता है, जिससे काम का जेंडर या सेक्सुअल बेस पे डिवाइडेशन होने लगता है। जैसा कि हम सब लोग ये भी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे घरों के अंदर महिलाएं सिर्फ घर का काम करती है और पुरुष बाहर का काम करते हैं, जिससे पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का भी डिवाइडेशन होने लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुष घर का काम नहीं कर सकते, पर वो तो बस ये सोचते हैं, या उनकी मानसिकता यही होती है कि ये सारे काम सिर्फ महिलाओं के हैं। अगर कई पुरुष ये सारे काम करते भी हैं तो इसके लिए उनको बहुत सारा पैसा और रिकॉग्निशन मिलता है। जैसे कि बहुत से होटल में जो शेफ होते हैं वो पुरुष होते हैं, और बाजार में जो टेलर होते हैं वो भी पुरुष होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो महिलाएं होती है वो बाहर का काम नहीं कर सकती है। महिलाएं भी कई बार बाहर का काम करती है, जैसे गाँव में जंगल से लकड़ी लाना और कुएं से पानी भरना और खेतों में काम करना। और शहरों की महिलाएं भी डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती है, और जो अमीर महिलाएं होती है वो ऑफिस वर्क करती है, लेकिन उनको पुरुषों के बराबर पैसा और रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। इस डिवीजन के रिजल्ट से पब्लिक लाइफ में जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, स्पेशली पॉलिटिक्स में। पुराने समय में ना महिलाओं को इलेक्शन में भाग लेने दिया जाता था, और ना ही वो लोग वोट कर पाते थे, और ना ही किसी भी टाइप से किसी भी पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट कर पाते थे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल यानी पुरुषों का ही डोमिनेंस होने लगा था, जिस कारण से धीरे धीरे महिलाओं से जुड़े इश्यूज पॉलिटिक्स में उठने लगे। महिलाएं अपने इक्वल राइट्स के लिए पूरे दुनिया में इकट्ठा होकर के, पूरे दुनिया के अलग अलग कोनों में इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट करने लगी, जिससे उनका लीगल स्टेटस बढ़ने लगता है और उनको एजुकेशन, करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है। इसमें बहुत से रेडिकल मूवमेंट भी चलाए जाते हैं, जिसका मेन एम ये होता है कि पब्लिक और प्राइवेट लाइफ हर एक जगह पे फीमेल्स को इक्वल पोजीशन मिल पाए, जिसको हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं। अब इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर के लोग शामिल थे। इसमें सिर्फ फीमेल शामिल नहीं थी, इनमें वो लोग शामिल थे जब महिलाओं के हित के बारे में सोचा करते थे। महिलाओं के पॉलिटिकली आवाज उठाने के कारण और जेंडर डिवीजन और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में क्वेश्चन उठाने से महिलाओं की जो सिचुएशन होती है उसमें सुधार आता है। और आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर और कुछ जज भी हैं, जो कि पहले उनके लिए उपयुक्त पोजीशन नहीं मानी जाती थी। दुनिया के कुछ देश जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद महिलाओं की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, लेकिन फिर भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो पैतृक सोसाइटी है, यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसके कारण महिलाओं को बहुत सारा भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है। इंडिया में वुमेन्स का जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 54% है, जबकि मेन का लिटरेसी रेट 76% है। और इसमें से थोड़ी सी ही महिलाएं जो होती है वो हायर एजुकेशन ले पाती है। जब स्कूल रिजल्ट की बात आती है तो लड़कियों का जो रिजल्ट होता है वो कई बार लड़कों से अच्छा और कई बार बराबर भी होता है, लेकिन वे अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कियों की जगह लड़कों की पढ़ाई में पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। और इसमें भी कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है कि ज़्यादा पैसे वाली या जो हाई प्रोफाइल जॉब्स होती है वहाँ पे जो महिलाओं का नंबर है वो पुरुषों से कम है। फिर भी वो पुरुषों के जो मुकाबले 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, लेकिन फिर भी उनको उस काम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं मिलता है, और ना ही उनके काम की कोई वैल्यू होती है। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे देश की गवर्नमेंट 1976 में एक इक्वल रिजोल्यूशन एक्ट लेकर आती है, जिसके हिसाब से पुरुषों को महिलाओं के बराबर ही पेमेंट दिया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी सिनेमा से लेकर कल कारखानों तक के, यहाँ तक कि खेल में भी महिलाओं को
कम वेतन दिया जाता है, भले ही वो पुरुषों के बराबर ही काम करें। इंडिया के कई हिस्सों में तो माता पिता सिर्फ बेटे को ही जन्म देना पसंद करते हैं, जिसके लिए वो जन्म से पूर्व ही लड़की को पहचान करके अबॉर्शन करवा लेते हैं, जिसके कारण देश के चाइल्ड सेक्स रेशियो में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है और पूरे देश का एवरेज रेशियो 909 रह गया है और बहुत से स्टेट में तो ये 850 से लेकर के 800 तक गिर गया है। आए दिन हमें टीवी में, न्यूज़पेपर में बहुत सी ऐसी न्यूज़ देखने के लिए मिलती है जिसमें कि दिखाया जाता है कि महिलाओं के साथ हैरेसमेंट, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है और शहरी क्षेत्र भी महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। यहाँ तक कि उनको उनके घरों में मारा जाता है, पीटा जाता है और भी बहुत सारी तरीके से हैरेस किया जाता है, जिसको कि हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं से जुड़ी समस्याएं, मुद्दे सिर्फ महिला ही समझ सकती है, नहीं तो इन मुद्दों पर किसी की भी नजर नहीं जाती है। इसी कारण से बहुत से फेमिनिस्टों और महिला आंदोलनकारियों ने इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जब तक महिलाओं के हाथ में पावर नहीं आती तब तक उनकी प्रॉब्लम को उतना ही अटेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए फेमिनिस्टों का मानना था कि हमारे पार्लियामेंट में महिलाओं का नंबर और भी ज्यादा होना चाहिए। भारत के पर्सपेक्टिव में तो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव का नंबर बहुत ही कम है। भारत की लोकसभा में महिलाओं का जो नंबर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 14.36% है, जो कि भारत के इतिहास के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जब हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं तो ये नंबर बहुत ही कम हो जाता है। हमारी स्टेट असेंबली का तो इससे भी बहुत ज्यादा बुरा हाल है, यहाँ पे बहुत ही कम वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम लोग दुनिया की बाकी कंट्रीज से इंडिया को जब कंपेयर करते हैं तो भारत वुमेन रिप्रेजेंटेशन के मामले में बहुत ही ज्यादा नीचे है। अगर कभी कोई महिला प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन भी जाती है तो उनके कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष या मेल ही होते हैं। अब इस प्रॉब्लम का केवल एक सॉल्यूशन है कि इलेक्टेड बॉडी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए एक लीगल बाइंडिंग बनाई जाए, जो पहले भी पंचायत राज के अंतर्गत हो चुका है, जिसमें कि 1/3 जो सीट्स होती है पंचायत में या म्युनिसिपैलिटीज में वो महिलाओं के लिए रिजर्व होती है और रूरल बॉडी में भी महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया है। और बहुत से वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड भी रही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी जाए। ऐसा बिल लाया भी गया था, लेकिन एक डिकेड से ज्यादा टाइम होने के बाद भी ये बिल आज तक पास नहीं हो पाया है। जेंडर डिवीजन एक एग्जाम्पल है कुछ सोशल डिविजन्स का, जिसको लेकर आवाज और क्वेश्चन पॉलिटिक्स में उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये दिखाता है कि किसी ग्रुप के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो पॉलिटिक्स के माध्यम से या पॉलिटिक्स के रूप में अपनी समस्याओं को उठा सकते हैं। क्या हम लोग सोच सकते हैं कि महिलाओं से जुड़े अगर ये मुद्दे पॉलिटिक्स में नहीं उठा जाते तो क्या उन लोग को एजुकेशन, जॉब, इक्वेलिटी या वोटिंग राइट मिल पाते? आंसर है नहीं। चलिए अब चलते हैं डिफरेंट टाइप के सोशल डिवीजन की तरफ, जो कि बेस्ड है धर्म पे यानी रिलीजन पे। ये जेंडर डिवीजन की तरह पूरे दुनिया में यूनिवर्सल तो नहीं होता है, लेकिन दुनिया के हर एक देश में धर्म के आधार पे कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी तो है। इंडिया में भी बहुत से धर्म के लोग रहते हैं जो अलग अलग टाइप के धर्म को फॉलो करते हैं। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि नॉर्दर्न आइलैंड की तरह भारत में सभी लोग एक ही धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। भारत में बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। जेंडर डिफरेंसेस के बारे में तो पॉलिटिकल फील्ड में नहीं बोला जाता है, लेकिन रिलीजियस डिफरेंसेस के बारे में पॉलिटिकल डिस्कस बहुत ही ज्यादा की जाती है। बहुत से लोगों ने रिलीजियस डिफरेंसेस के बारे में बहुत सी बातें रखी है। चलिए जानते हैं उनके बारे में। गांधी जी का मानना है कि धर्म को कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर वो किसी एक धर्म की बात नहीं करते हैं, जैसे हिंदुज्म या इस्लाम। यहाँ पे वो सारे धर्म के एथिक्स या नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, जो कि आगे जा करके पॉलिटिक्स को एक डायरेक्शन दे। ह्यूमन राइट वालों का मानना होता है कि कभी भी किसी भी देश में जब धर्म के नाम पे दंगे होते हैं तो वहाँ का जो नुकसान होता है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी का होता है, जिस कारण से ह्यूमन राइट वाले कहते हैं कि सरकार को माइनॉरिटी ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए। और जितने भी फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं उनका ये मानना होता है कि धर्म में जितने भी फैमिली लॉज होते हैं वो वुमेन्स के खिलाफ होते हैं, जिस कारण से महिलाएं या फेमिनिस्ट ग्रुप ये डिमांड करते हैं कि उन सारे लॉज को चेंज कर दिए जाए, जैसे कि जो ट्रिपल तलाक वाला लॉ था उस टाइप से। सारे स्टेटमेंट हम लोगों को बताते हैं कि धर्म को कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। अलग अलग धर्म के अलग अलग आइडियाज होते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है, वैल्यूज होती है, एथिक्स होते हैं, जो कि पॉलिटिक्स को एक अच्छा डायरेक्शन दिखा सकते हैं। लोगों को एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर के रूप में अपनी बातों को, अपने हितों को, अपने राइट्स को पॉलिटिक्स में रखना आना चाहिए।
जो लोग अपने हाथ में पॉलिटिकल पावर रखते हैं उन्होंने सारे रिलीजस को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और जो रिलीजस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे भी रोकना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल एक्ट जब तक गलत नहीं होता तब तक कि उसमें सारे धर्म का सम्मान किया जाता है और सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। कम्युनलिज्म प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट होती है जब रिलीजन को एक देश के बेस पर देखा जाता है, और यही प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ जाती है जब पॉलिटिक्स में रिलीजन के बेस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और यही एक टाइप से कम्युनलिज्म कहलाता है। कम्युनलिज्म की सिचुएशन जब बनती है तब एक रिलीजियस ग्रुप और उसके फॉलोअर दूसरे रिलीजन और उसके ग्रुप्स के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और एक रिलीजन के बिलीफ दूसरे रिलीजन के बिलीफ से सुपीरियर माने जाने लगते हैं। जब एक रिलीजियस ग्रुप की डिमांड दूसरे रिलीजियस ग्रुप के अपोज में बनाई जाने लगती है और स्टेट की पावर का यूज एक रिलीजियस ग्रुप के डोमिनेंस के लिए किए जाने लगता है, तो इस टाइप से कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ाया जाता है और यही कम्युनल पॉलिटिक्स भी कहलाती है। कम्युनल पॉलिटिक्स में रिलीजन ही सोसाइटी का बेस होता है, मतलब यहाँ पे एक ही रिलीजन का डोमिनेंस रहता है। कम्युनलिज्म के लिए कुछ पॉइंट शामिल है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। कम्युनलिज्म का मानना है कि एक कम्युनिटी के अंदर एक सिंगल रिलीजन के लोग ही रह सकते हैं, जिससे कि उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम रहते हैं। बहुत से अलग अलग धर्म के लोग एक सिंगल कम्युनिटी के अंदर रह ही नहीं सकते क्योंकि इनकी सोच अलग अलग होती है। आगे जाकर के यही सोच एक ऐसी आइडिया को जन्म देती है जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग साथ में नहीं रह सकते, जिस कारण से माइनॉरिटी लोगों को या तो मेजोरिटी की बात मानना पड़ता है या अपने लिए एक अलग देश बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जो बिलीफ होता है वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि एक धर्म के लोगों की हर एक फील्ड में सोच एक जैसी नहीं होती है। उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक अलग आवाज़ होती है और इन सारी आवाज़ों को बाहर आने का एक राइट है। इसलिए कम्युनिटी एक रिलीजन के फॉलोअर्स को रिलीजन के अलावा किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में साथ लाने का प्रयास जब करती है तो कम्युनिटी के बहुत से मेंबर्स की आवाज़ दबा दी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म बहुत सारे रूप ले सकता है, चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। कम्युनलिज्म के अंदर लोगों की जो सोच होती है वो रेडिकल होती है। लोग अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानते, वो अपने धर्म को सुप्रियर मानते हैं। ये इतना कॉमन होता है कि भले ही हम लोग इसमें विश्वास तो करते हैं लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं देते। ये कॉमन थॉट है और एक कॉमन एक्सप्रेशन होता है। कम्युनलिज्म माइंड हमेशा अपने ही रिलीजियस ग्रुप के पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाने के लिए लोगों को मोटिवेट करते रहता है। मेजोरिटी कम्युनिटी से जुड़े लोगों के लिए मेजोरिटी डोमिनेंट का रूप लेने लगता है, जिस कारण से माइनॉरिटीज अपने आप को उस देश में अनसिक्योर फील करने लगती है और एक अलग पॉलिटिकल यूनिट बनाने के लिए मांग करने लगती है, जैसे कि हम लोगों ने श्रीलंका के केस में देखा था। रिलीजन पे पॉलिटिक्स करना पूरे दुनिया भर में एक आम बात है। इसमें किसी एक रिलीजन के फॉलोअर को अपने तरफ लाने के लिए लीडर्स उनके पवित्र सिंबल, रिलीजियस लीडर्स या रिलीजियस प्लेसेस का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के बीच में डर भी फैला देते हैं। चुनाव के टाइम पे रिलीजन के नाम पे बहुत सारी अपीलें भी की जाती है। कभी कभी तो सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि कम्युनलिज्म के कारण कई सारे राइट्स होते हैं, मैथड्स होते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है भारत और पाकिस्तान का हुआ बंटवारा, जिसमें कि लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी थी। सेक्युलर स्टेट कम्युनलिज्म कल भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा टेंशन था और आज भी, लेकिन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बात पहले से ही पता थी, इसलिए उन्होंने सेक्युलर स्टेट का मॉडल अपनाया था और उसके बारे में हम लोगों ने 8th और 9th क्लासेस में अच्छे से डीपली पढ़ा है। भारत में कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें तो वहाँ का एक ऑफिशियल रिलीजन है बुद्धिज़्म, या पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ का एक ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, या फिर अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ का भी एक ऑफिशियल रिलीजन जैसे क्रिश्चियनिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी व्यक्तियों को और समुदायों को किसी भी धर्म को मानने, उनका पालन करने और उसके प्रचार प्रसार करने की अनुमति या फ्रीडम देता है। मतलब आप लोग किसी भी रिलीजन को मानो या ना मानो, सरकार की कोई भी मनाही नहीं होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका भी एक कड़ा विरोध करता है और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को हर एक रिलीजियस कम्युनिटी को इक्वली ट्रीट करने के लिए रिलीजियस में इंटरफेयर करने की परमिशन देता है, जैसे कि अनटचबिलिटी पे बैन लगाना। अब यार इस तरीके से समझा जाए तो सेक्युलरिज्म किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक इंडिविजुअल की आइडियोलॉजी नहीं होती है, बल्कि ये अपने देश की फाउंडेशन होती है। कम्युनिज्म सिर्फ कुछ लोगों को ही नहीं बल्कि भारत की नींव को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए इस टाइप के कम्युनिज्म से निपटने के लिए देश को सेक्युलर कंट्री या सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। लेकिन यार इतना भी काफ़ी नहीं है। डेली लाइफ में हमें भी कम्युनिज्म का प्रचार नहीं करना चाहिए और पॉलिटिक्स में रिलीजियस बेस पे जो बंटवारा होता है उसका भी डटकर मुकाबला करना चाहिए। कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अभी तक हमने पॉलिटिक्स के क्षेत्र में 2 सोशल डिवीजन के एग्जाम्पल्स की बात करी।
पहला जो था उसके हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करी और दूसरे के हम लोगों ने नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करी। लेकिन आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं। कास्ट इनइक्वालिटीज, जेंडर और रिलीजन के अपोजिट कास्ट डिवीजन भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। भारत में किसी न किसी तरीके की सोशल इनइक्वालिटीज पाई जाती है, जिसमें जो काम होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते रहता है। कास्ट एक इसका सुप्रीम बेस होता है। इसके मुताबिक बेटा वही काम करता है जो उसके पापा करते थे और उसके पापा वही काम करते हैं जो उसके दादा करते थे, चाहे उनको ये काम पसंद हो चाहे उनको काम ये पसंद ना हो। जैसे कुम्हार का बेटा कुम्हार, सोनार का बेटा सोनार और लोहार का बेटा लोहार ही बनता है। और आगे जा करके ये सारे लोग मिलकर के कास्ट बनाते हैं, जो अपने ही कास्ट में शादी करते हैं और अपने ही कास्ट के लोगों के साथ उठना बैठना या खाना पीना पसंद करते हैं। कास्ट सिस्टम जो कि पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड थी, इसमें अनटचबिलिटी जैसे अमानवीय प्रैक्टिसेस की जाती थी और यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी और रामास्वामी नायकर जैसे समाज सुधारकों ने एक ऐसे सोसाइटी की स्थापना की जहाँ पर कि कास्ट इनइक्वालिटीज ना हो। अब जब हम लोग गांव या शहर के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो हमारी ये बात कोई मायने नहीं रखती कि वहाँ खाना कौन पका रहा है या फिर हमारे आइट साइड में कौन खाना खा रहा है। हम तो बस खाने पर ही फोकस करते हैं, यानी कि खाने को रपेटने पर ही हम लोग फोकस करते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है और इस सिस्टम को बदलने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट करी गई है। अगर कोई व्यक्ति टाइम मशीन से 1900 वाले साल से आज के टाइम में आकर के देखे तो इस सारे चेंजेस को देखकर वो हैरान हो जाएगा। लेकिन फिर भी आज भी भारत से जाति पूरी तरीके से गायब नहीं हुई। कुछ पुराने विचार आज भी वैसे ही है, जैसे ज़्यादातर लोग आज भी अपने ही कास्ट में मैरिज करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बैन होने के बाद भी आज भी कई गाँवों में या कई शहरों में डिस्क्रिमिनेशन आज भी खत्म नहीं हुआ है, जिसके कई सारे नुकसान हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। पुराने टाइम में जिन कास्ट के पास एजुकेशन थी वो लोग आज बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, लेकिन पुराने टाइम पे जिन लोगों के पास में एजुकेशन की पहुंच नहीं थी आज वह एकेडमिक्स में बहुत ही ज़्यादा पीछे है। इसी कारण से हमारे देश में मध्यम वर्ग की आबादी में सबसे ज़्यादा हायर कास्ट के लोग शामिल हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स, कम्युनिज्म की तरह ही कास्टिज्म में भी लोगों का यही मानना होता है कि जाति ही सोशल कम्युनिटी का आधार होती है। इस थ्योरी के हिसाब से एक कम्युनिटी के लोग एक ही कास्ट में आ सकते हैं और उनकी सोच और बिलीफ एक जैसे होते हैं, जो वे अदर कास्ट के लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि कम्युनिज्म के केस में हम लोगों ने देखा, ये विश्वास उस तरीके से हमारे एक्सपीरियंस में देखने के लिए नहीं मिलता है। पॉलिटिक्स में कास्ट बहुत से रूप ले सकती है, चलिए जानते हैं उनके बारे में। पार्टियां इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करती है तो वो लोग वोटर्स के कास्ट कंपोजिशन को देखती है, जिसके हिसाब से उस एरिया में खड़े होने वाले कैंडिडेट को अच्छे वोट मिले और वो जीत पाए। जब सरकार बनती है तो ये भी ध्यान रखती है कि अलग अलग जाति से या अलग अलग जनजाति से कैंडिडेट को अपने पार्टी में शामिल करे। इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट कास्ट का सपोर्ट लेने के लिए कास्ट सेंटिमेंट्स का सहारा लेते हैं और कुछ पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट के साइड लेने के लिए ही जानी जाती है और उनकी रिप्रेजेंटेटिव बनने लगती है। और हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सिद्धांत को माना जाता है, जिसमें कि हर एक व्यक्ति के पास में वोटिंग राइट्स होते हैं, जिसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स को हर एक व्यक्ति का सपोर्ट पाना जरूरी होता है, जिस कारण से उन जाति के लोगों के लिए भी नए पास ओपन हो जाते हैं जिनमें निम्न या लोअर समझा जाता था। पॉलिटिक्स में लोगों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए ये थ्योरी बना दी जाती है कि चुनाव सिर्फ कास्ट के बारे में है और कुछ नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हमारे देश की किसी भी लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी कास्ट के लोगों की मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए कैंडिडेट्स को एक से ज्यादा कास्ट और कम्युनिटी के लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी कास्ट या कम्युनिटी के सभी वोटर्स का वोट तो नहीं जीत पाती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि कोई एक कास्ट किसी पार्टी के लिए वोट बैंक है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो पूरी कास्ट उसका वोट बैंक नहीं है, उसका एक बड़ा हिस्सा उसका वोट बैंक है। जैसे कि किसी कास्ट के 100 में से 70 लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक कास्ट के लोगों की मेजॉरिटी होती है तो वहाँ पर बहुत सी पार्टियाँ एक ही कास्ट के लोगों को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतार देती है। कुछ वोटर्स के पास अपनी कास्ट के बहुत से कैंडिडेट होते हैं, लेकिन कुछ वोटर्स के पास अपनी कास्ट के एक भी कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सभी जातियों की जरूरत हर समय एक जैसी हो। इसी कारण से हमारे देश में रूलिंग पार्टी के सिटिंग एमपीज और एमएलएस भी कई बार चुनाव हार जाते हैं। ये बात क्लियरली समझ में आती है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कास्ट बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। वोटर्स का पॉलिटिकल पार्टी के प्रति बहुत ही गहरा लगाव होता है और उनका लगाव कास्ट के कारण और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है।
एक ही कास्ट कम्युनिटी के लोगों की अपने अपने इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे अलग अलग इंटरेस्ट भी होते हैं। अमीर और गरीब आदमी या महिलाएं अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों को वोट करती है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में लोगों के असेसमेंट पॉलिटिशियन की पॉपुलैरिटी रेटिंग्स भी मायने रखती है और यही चुनाव के डिसीजन का रिजल्ट बनाती है। पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब तक हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से कास्ट राजनीति पर इफेक्ट डालती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जाति और राजनीति के बीच में एक तरफा संबंध है। राजनीति पॉलिटिक्स भी कास्ट सिस्टम और कास्ट आइडेंटिटीज को पॉलिटिक्स में लाकर प्रभावित करती है, या फिर जो लोअर कास्ट या निम्न कास्ट के लोग हैं उनको भी पॉलिटिक्स में आने का एक मौका मिलता है। बहुत सी जातियां अपने आसपास की जातियां या सब कास्ट को अपने अंदर शामिल करना चाहती है, जिन्होंने कभी उन लोगों को अपने से बहुत ही दूर रखा था, जिस कारण से हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन कम होने लगता है। बहुत से कास्ट ग्रुप के अंदर कास्ट या कम्युनिटी के साथ में कोलिशन या गठबंधन होने लगता है, जिससे वहाँ पर समझौता होने लगता है। राजनीति के क्षेत्र में नए प्रकार के जाति समूह जैसे बैकवर्ड क्लास, अपवर्ड कास्ट भी सामने आने लगते हैं, जिसके आधार पर गवर्नमेंट लोगों को वैकेंसीज या बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। इस टाइप से पॉलिटिक्स में कास्ट बहुत सारे रोल्स प्ले करती है। पॉलिटिक्स में कास्ट बेस्ड मतभेदों को दूर करके जो लोअर कम्युनिटी है उनको भी ऊपर उठाया जा सकता है और उनको भी पॉलिटिक्स शेयर दिला रही है। इस सेंस में दलित ओबीसी कास्ट के लोगों को डिसीजन लेने में, उनकी पकड़ बनाने में पॉलिटिक्स बहुत सारे टाइप से हेल्प कर रही है। कई पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ग्रुप विशेष कास्ट के लोगों के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनको खत्म करने के लिए, उनके रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, उनके लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए प्रोटेस्ट और आंदोलन भी करती है। साथ ही कास्ट पर स्पेशल रूप से ध्यान देने पे कई सारे नेगेटिव रिजल्ट भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे धर्म के मामले की तरह ही जातिगत आधार पर भी पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं होती है, जिससे हम लोग जातिगत मतभेदों के कारण पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, एजुकेशन जैसे मेन पॉलिटिकल मुद्दों से भटक जाते हैं और इसके कारण टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सारे टाइप से वायलेंस होने लगते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो में कमेंट करें, जिससे आने वाले वीडियो में मैं सुधार कर सकूं। थैंक यू।